हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किए एक्सरसाइज नंबर 5.2 और अभी जो इंट्रोडक्शन पार्ट है जैसे 5.3 के पहले का, तो उसे हमें कंप्लीट करना है पहले और बाद में फिर उसके ऊपर एग्जाम्पल्स लेना है। ठीक है, तैयार हो आप? ओके, तो प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ये जो है इसे हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कितने वे से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, ये देखना है पहले। तो दिस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, टू नॉन जीरो वेक्टर्स, सपोज ए बार एंड बी बार बी द टू नॉन जीरो वेक्टर्स, बी दी टू नॉन जीरो वेक्टर्स। समझ लो यहाँ पे हमने दो वेक्टर्स लिए ए बार और बी बार, ऐसे टू नॉन जीरो वेक्टर्स है और इनका यदि हमें प्रोडक्ट चाहिए तो दो तरीके से हम लेते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी में, स्केलर क्वांटिटी जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हो या तो डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि जैसे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो है हम दो तरीके से लेते हैं। तो फर्स्ट है स्केलर क्वांटिटी और सेकंड है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, तो ऐसे दो क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी में जब हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो उसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर क्वांटिटी में जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उसे कहते हैं हम दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। और इसी सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो जैसे ए बार डॉट बी बार, तो यहाँ पे ए बार क्रॉस बी बार। क्लियर? तो देखो ये जो पॉइंट्स है एक्चुअली आपके रीडर में बहुत अलग तरीके से दिया हुआ है, हमें सिंपल वे से समझ लेना है पहले। तो जैसे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो है, तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो है तो ये समझ लो दो वेक्टर्स है ए बार और बी बार, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो अपन दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है स्केलर क्वांटिटी और सेकंड है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे या तो डॉट प्रोडक्ट, बोथ हैव द सेम मीनिंग। और यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी में क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे या तो वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। डॉट प्रोडक्ट में ए बार डॉट बी बार होता है और यहाँ पे ए बार क्रॉस बी बार होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ओके, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अभी देखो यहाँ पे हमने दो वेक्टर्स कंसीडर किए हैं, दो नॉन जीरो वेक्टर्स। वी कंसीडर हियर टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए बार और बी बार, ऐसे दो नॉन जीरो वेक्टर्स हमने कंसीडर किए, टू नॉन जीरो वेक्टर्स। ओके, और इनका जो एंगल हमें डिफाइन करना है तो किस तरीके से होगा, ए बार और बी बार ये दोनों में यदि एंगल बताना है तो इस तरीके से हम बताते हैं। ठीक है, अभी एंगल किस तरीके से फॉर्म होगा, जो ए बार का इनिशियल पॉइंट है और बी बार का भी इनिशियल पॉइंट यदि कॉमन होता है तो वहां पे एंगल फॉर्म होगा एंड दैट एंगल इज व्हाट। अभी देखो यहाँ पे इस तरीके से एंगल फॉर्म होंगे। समझ लो ये ए बार है और यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है बी बार, तो ये जो दोनों का इनिशियल पॉइंट है दैट इज दिस पॉइंट, और ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर है, बराबर है। तो ये दोनों के इनिशियल पॉइंट यदि कॉमन है तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ है दैट वी कंसीडर एज अ थीटा, इसे आप थीटा कंसीडर करोगे। और यहाँ पे थीटा जो है वो एक्यूट रहेगा। क्यों एक्यूट रहता है, तो देखो यहाँ पे जो एंगल है लेस देन 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरीके से समझ लो यहाँ पे हमने इस तरीके से लिया है, ये एंगल ए बार लिया है और यहाँ पे हमने इस तरीके से एंगल लिया है। और देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ये जो एंगल है ए बार और यहाँ पे हमने बी बार कंसिडर किया है, तो यहाँ पे ए बार हो गया
और ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ है, एंगल जो फॉर्म हुआ है, ये एंगल अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल। ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है। क्लियर। अभी जब एंगल, ये तो हमारा हो गया एक्यूट और ऑब्ट्यूस के बारे में, बराबर है। अभी हमें देखना है 0 डिग्री और पाई, दैट इज 0 रेडियन और पाई। ऐसा यदि करना है तो क्या करोगे आप, जैसे ये दोनों रेज समझ लो एंगल ए बार है, ए बार वेक्टर है, और दूसरा उसी के ऊपर कोइंसाइड हुआ है, और बी बार ये यहाँ पे वही बी बार भी है। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड हुए हैं, यानी कोलिनियर वेक्टर है। ए बार और बी बार आर कोलिनियर वेक्टर एंड हैविंग द सेम डायरेक्शन, और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो ऐसे वक्त यहां पे जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज 0 रेडियन, 0 डिग्री फॉर्म होगा। और समझ लो यहां पे दोनों रेज, दोनों वेक्टर कोलिनियर है, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन यदि होते हैं तो यहां पे जो एंगल फॉर्म होने वाला है वो कितना रहेगा, दैट इज पाई रहेगा। फिर से ध्यान दो बच्चों, क्या बोल रहा हूं मैं। ये तो एक्यूट के बारे में आपको पता है किस तरीके से हमने लिया है। दोनों की डायरेक्शन जो है, एक इधर साइड में जा रहा है, एक ऊपर साइड में जा रहा है, इस तरीके से हमने लिया है। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ है दैट इज द एक्यूट। दूसरी बार क्या किया मैंने, ए बार की डायरेक्शन चेंज कर दी, ए बार की डायरेक्शन चेंज कर दी, और यहाँ पे बी बार, तो ये बार यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ है दैट इज द ऑब्ट्यूस एंगल। बाद में हम 0 एंगल की तरफ जाते हैं, तो दोनों के दोनों वेक्टर्स दैट इज ए बार और बी बार एक कोलिनियर वेक्टर है और सेम डायरेक्शन है, कोलिनियर है और सेम डायरेक्शन है, तो एंगल कितना फॉर्म होगा, 0 डिग्री और 0 रेडियन। और समझ लो ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन यदि होते हैं तो एंगल कितना रहेगा, पाई। क्लियर। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो बच्चों, यहां पे स्केलर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स, इसे हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट्स। इसे हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। देखो अभी क्या होता है कि समझ लो दो वेक्टर से इस तरीके से लिया है हमने, ए बार है और बी बार है, तो ये दोनों में कोई तो भी एंगल होगा, बराबर है। और उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो किससे डिनोट किया जाएगा, फिर से देखो यहां पे ए बार और बी बार ये दोनों क्या है, नॉन जीरो वेक्टर से, और इनका हमें डॉट प्रोडक्ट यदि चाहिए तो किस तरीके से लिखेंगे हम, ये हो गया ए बार डॉट बी बार, इसे बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। ए बार डॉट बी बार बन गया है। और इसे किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन करते समय एक बात ध्यान में रखना है, जैसे ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये थीटा क्या है, तो वेक्टर ए बार और बी बार ने जो फॉर्म किया हुआ एंगल है उसे हम थीटा बोलेंगे। तो यहां पे क्या हो गया, ए बार डॉट बी बार, यानी कोई भी डॉट प्रोडक्ट को यदि आपको डिफाइन करना है तो किस तरीके से करोगे, तो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस ऑफ थीटा, इस तरीके से करोगे। फिर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। क्लियर बच्चों, तो ये पार्ट हमें ध्यान में रखना है। अभी मुझे बताइए, ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसे स्केलर प्रोडक्ट ही क्यों कहा जाता है, क्या रीजन है इसके पीछे, तो समझ लो यहां पे मॉड ऑफ ए बार यानी मैग्नीट्यूड हो गया, बराबर है। मॉड ऑफ बी बार भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ये दोनों क्या बन गए, हमारे रियल नंबर बन गए।
क्या बन गए हैं, रियल नंबर। और कॉस थीटा एंगल यदि हमें दिया गया है तो इसका भी आंसर क्या आएगा, रियल नंबर। और ऑलरेडी हमने कहा है कि रियल नंबर जो है दैट इज द स्केलर, ये क्या होता है, स्केलर होता है। क्लियर। फिर से देखो बच्चों यहां पे मैंने क्या बोला है, एज द डॉट प्रोडक्ट ए बार डॉट बी बार इज अ रियल नंबर, सो दैट इज अ स्केलर। क्या है, स्केलर है। और यही रीजन है कि हम डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर, बात समझ में आ रही, क्यों डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है, ये रीजन ध्यान में रखना है आपको। देखो बच्चों हम स्टेप बाय स्टेप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें टेक्स्ट बुक में जो कुछ भी दिया है वो डिटेल्स में पढ़ना है और हर एक पॉइंट समझ लेना है। अभी नोट्स में क्या होता है, नोट्स, तो पहली नोट्स हम देखते हैं। समझ लो यदि डॉट प्रोडक्ट में ए बार इफ आइदर कोई इधर भी बोलते हैं, हम आइदर बोलेंगे, आइदर ए बार इज इक्वल टू 0 है और बी बार इज इक्वल टू 0 है, तो यहां पे जो एंगल थीटा होता है उसे हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। दोनों में से कोई भी एक वेक्टर यदि 0 होता है तो एंगल डिफाइन करना हमारे लिए मुश्किल होता है, और इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है ना बच्चों, फिर से ध्यान दो इधर, इफ आइदर ए बार इज इक्वल टू 0 और बी बार इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज नॉट डिफाइंड। एंड इन दिस केस, एक केस में क्या होता है, वी डिफाइन ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू व्हाट, 0 बार। क्या डिफाइन करोगे, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0 बार। सेकेंड पॉइंट हम क्या देखते हैं, इफ द वैल्यूज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, यदि थीटा 0 होता है तो आंसर क्या रहेगा, थीटा 0 है मतलब क्या हो गया, दोनों के दोनों वेक्टर कोलिनियर हो गए, बराबर है, कोलिनियर है और इन द सेम डायरेक्शन है, कोलिनियर है और इन द सेम डायरेक्शन है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस ऑफ थीटा यानी कॉस ऑफ 0, और कॉस ऑफ 0 की वैल्यू आपको पता है दैट इज 1 होती है, तो मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार। अभी समझ लो यहां पे जैसे ए बार और बी बार दो वेक्टर्स हमने कंसीडर किए हैं और यहां पे केवल एक ही वेक्टर से कंसीडर करते हैं, जैसे ए बार डॉट ए बार। देखो बच्चों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, तो ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट ए बार यानी दोनों के दोनों वेक्टर सेम है, दोनों के दोनों वेक्टर सेम है, दोनों में एंगल 0 डिग्री है, 0 रेडियन है, तो ए बार डॉट ए बार क्या होगा, मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ ए बार होगा। मॉड ऑफ ए बार का मतलब होता है ए और मॉड ऑफ ए बार का मतलब फिर से ए, तो ए बार डॉट ए बार का मतलब हो गया ए स्क्वायर। ऐसे एक तो हम लिखेंगे या तो मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी आपको समझ लो सी बार डॉट सी बार यदि बोला गया तो आंसर क्या लिखोगे, सी स्क्वायर। सी बार डॉट सी बार आंसर क्या लिखोगे, मॉड ऑफ सी बार स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, और यहां पे जैसे ए बार डॉट ए बार क्या हो गया हमारा, ए स्क्वायर हो गया है। जब एंगल थीटा एंगल यदि 0 होता है ना, तो ऐसे वक्त हम क्या करते हैं, ए बार डॉट बी बार का आंसर लिखते हैं मॉड ऑफ ए बार डॉट मॉड ऑफ बी बार। क्लियर, क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ ए बार डॉट मॉड ऑफ बी बार लिखते हैं। अभी थर्ड नंबर पे हम जाते हैं, थर्ड पॉइंट पे। अभी थर्ड पॉइंट क्या होगा, जैसे 0 एंगल पे हम लोग गए हैं, बाद में कहां पे गए हैं, तो पाई यानी 180 डिग्री पे जाना है। तो ये थीटा इज इक्वल टू पाई,
यानी 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, कितना 180 डिग्री है। तो ऐसे वक्त हमें आंसर क्या मिलेगा? तो देखो बच्चों, यहाँ पे a बार डॉट b बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ a बार इंटू मॉड ऑफ b बार होगा और cos ऑफ पाई, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ cos ऑफ पाई। cos ऑफ पाई कितना होता है? तो -1 होता है। सो द आंसर इज व्हाट? माइनस मॉड ऑफ a बार इंटू मॉड ऑफ b बार। जब कभी डॉट प्रोडक्ट ए निगेटिव फॉर्म में हमें मिलता है, निगेटिव आंसर मिलता है, तो वो कौन से डायरेक्शन में रहेगा? अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। क्लियर बच्चों? तो यहां पे यदि थीटा इज इक्वल टू पाई यानी 180 डिग्री है, तो ए बार डॉट बी बार का आंसर क्या रहेगा? माइनस मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार रहेगा। अभी फोर्थ पॉइंट पे हम जाते हैं। जैसे फोर्थ पॉइंट, अभी 0 डिग्री हो गया हमारा, पाई हो गया है, अभी 90 डिग्री की तरफ जाएंगे। इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इज इक्वल टू क्या है? पाई बाई 2 है। और थीटा इज इक्वल टू यदि पाई बाई 2 है, तो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2 बन गया। एंड वी नो द वैल्यूज ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई 2 दैट बिकम 0। कितनी होती है? 0 होती है। तो मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कितना बन गया? 0। तो आंसर कितना आ गया? 0। तो इसका मतलब ऐसा होता है ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार। और पहले नोट में लिखा हुआ है कि समझ लो यदि एंगल पाई बाई 2 होता है, तो ऐसे वक्त हम ये भी बोल सकते हैं कि ए बार एक तो 0 है या तो बी बार 0 है, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्लियर बच्चों? मैंने क्या बोला है? कॉस ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री होती है। कितने डिग्री होती है? 0 डिग्री होती है। बराबर है ना? यस और नो? यस। कॉस ऑफ पाई बाई 2 कितना होता है? 0 होता है। तो ऐसे वक्त हमें आंसर कितना मिल गया है? इफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, यदि दो वेक्टर्स एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर्स एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ऐसे वक्त क्या होगा? ऐसे वक्त एक बात ध्यान में रखना है आपको, ए बार डॉट बी बार कितना मिलना है? 0 मिलना है। If the dot product is 0, then the vectors are perpendicular to each other. If the dot product is 0, then either a bar is equal to 0 or b bar is equal to 0 or theta is equal to pi by 2. यानी ये MCQs में कंफ्यूजन होता है। जब MCQ सॉल्व करते हो ना, तब ये कंफ्यूजन बढ़ता है। समझ लो ए बार डॉट बी बार की वैल्यू यदि 0 मिलती है, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशंस अराइज होगी? कौन सी कंडीशन अराइज होगी? तो आइदर द वैल्यूज ऑफ ए बार इज इक्वल टू 0 होगा, या तो बी बार इज इक्वल टू 0 होगा, या तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। आई बात ध्यान में? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ए बार डॉट बी बार की वैल्यू यदि 0 है, तो आइदर ए बार 0 होगा और बी बार 0 होगा, या तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 होगी। यानी ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार और वी से ऑर्थोगोनल। क्या बोलोगे? ऑर्थोगोनल बोलोगे आप। क्लियर? देखो बच्चों, हमें फिफ्थ पॉइंट में क्या दिया गया है? डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द वेक्टर एडिशन। डॉट प्रोडक्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर द वेक्टर एडिशन। इसका मतलब क्या है? समझ लो ए बार बी बार सी बार। फिर से बोल रहा हूं मैं, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के ऊपर इसे डिपेंड है। तो समझ लो ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार, ऐसा मैंने लिखा है। और मैंने क्या बोला है? डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें।
ओवर द वेक्टर एडिशन ली है और इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार। तो ये हमने इसे क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बी बार को और सी बार को। किसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, ए बार को। तो ये बन गया हमारा एक पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर। क्लियर बच्चों। उसके बाद हम स्केलार पे जाते हैं। समझ लो दो स्केलार्स है यम और यन, ऐसे दो स्केलार्स हमने कंसीडर किए हैं और लिखता हूं मैं ऐसे कि यम ए बार इंटू यन बी बार, ऐसा यदि लिखा है तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो यम इंटू यन ए बार डॉट बी बार। क्या लिखेंगे, ए बार डॉट बी बार। क्लियर बच्चों। यहां पे क्या किया है, यदि मैंने ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिया है और यहां पे यदि यम और यन स्केलार है, स्केलार का मतलब आपको पता है रियल नंबर होता है, कोई भी रियल नंबर होता है, तो ऐसे वक्त हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम ऐसे भी करते हैं, जैसा केवल एक ही स्केलार है, समझ लो यम और एम ए बार डॉट बी बार ऐसा लिखा है, तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो यम इंटू ए बार डॉट बी बार भी लिख सकते हो, या तो यम इंटू बी बार डॉट ए बार ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, या तो फिर यहां पे ए बार डॉट यम बी बार ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा ऑल अबाउट द स्केलार्स के बारे में। अभी 7th नंबर का पॉइंट जो रीडर में है हमारे, 7th नंबर का पॉइंट क्या है, देखो मॉड ऑफ ए बार डॉट बी बार की वैल्यू किस तरीके से रहेगी, मॉड ऑफ ए बार डॉट बी बार की वैल्यू कैसे रहेंगी, इज लेस देन और इक्वल्स टू, इज लेस देन और इक्वल्स टू क्या रहेगा, मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार रहेगा। क्या रहेगा, मॉड ऑफ ए बार और मॉड ऑफ बी बार। इसे क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज काउची, बाद में स्कॉवर्च। क्या स्पेलिंग बराबर ध्यान में रखना है, WARTZ। ओके, इनइक्वालिटी, ओके, तो ये हमें इनइक्वालिटी इस तरीके से हम बताते हैं, जैसे मॉड ऑफ ए बार डॉट बी बार इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बार डॉट मॉड ऑफ बी बार इंटू मॉड ऑफ बी बार, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अभी ये दोनों वेक्टर्स में यदि एंगल्स फॉर्म करना है, एंगल फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे, आपको एक फॉर्मूला पता है। अभी जैसे ए बार डॉट बी बार होता है, दोनों इसमें एंगल फॉर्म करना है, बराबर है, फाइंडिंग द एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स, तो क्या होगा, जैसे ए बार डॉट बी बार है तो मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस ऑफ थीटा है, मुझे थीटा की वैल्यू निकालना है, तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार होगा। तो थीटा केवल चाहिए हमें, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स होगा ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार। क्लियर बच्चों। तो ये बन गया हमारा थीटा, दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो बच्चों, अभी ये जो एंगल है, ये एंगल हमें किस तरीके से मिलता है, कुछ कंडीशंस होगी, नोट हम देखते हैं। जैसे अभी एंगल्स देखा है कि कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार होता है ना ऐसे। तो अभी हमें थीटा कैसे होगा, तो आंसर क्या मिलेगा ये देखना है, ठीक है ना बच्चों। तो पहले हम कंडीशन लेते हैं कि थीटा इज ग्रेटर दैन 0 लेस दैन π/2, यानी थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा कहाँ पे ला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो कॉस ऑफ थीटा क्या होगा यहाँ पे, कॉस ऑफ थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 0। कॉस ऑफ थीटा क्या होगा, ग्रेटर दैन 0 होगा।
तो मतलब क्या हो गया, दैट इज द वैल्यूज ऑफ ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, यानी ये पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ऐसा है कि ए बार डॉट बी बार भी ग्रेटर देन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। देखो बच्चों, फिर से मैं रिपीट करने जा रहा हूं, जैसे कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यदि पॉजिटिव होता है तो एंगल हमेशा एक्यूट रहना चाहिए। एंगल हमेशा क्या रहना चाहिए, एक्यूट। देखो किस तरीके से हम गए हैं, थीटा इज ग्रेटर देन जीरो लेस देन पाई बाय 2, then cos of theta is greater than 0 because theta lies in the first quadrant, that is a bar dot b bar upon mod of a bar into mod of b bar is greater than 0। यदि मैं इसे ट्रांसफर कर देता हूं तो a bar dot b bar की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी। क्लियर बच्चों। सेकंड कंडीशन, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, एग्जैक्टली पाई बाय 2 है। अभी देखा है हमने, दो वेक्टर्स यदि एक दूसरे को ऑर्थोगोनल होगी या तो परपेंडिकुलर होगी तो ऐसे वक्त थीटा 90 डिग्री होगा और आंसर रहेगा 0, डॉट प्रोडक्ट रहेगा 0। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या होगा, cos ऑफ पाई बाय 2 हो जाएगा और cos ऑफ पाई बाय 2 एग्जैक्टली कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार की वैल्यू भी 0 होगी। तो इसका मतलब ए बार डॉट बी बार की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी ऑब्वियसली। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है। और थर्ड पॉइंट है, इफ थीटा इज greater than pi by 2 and less than pi, it means that it lies in the second quadrant। ये कहाँ पे लाया हुआ है, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ऐसे वक्त cos ऑफ थीटा क्या होगा, लेस देन 0, बिकॉज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट cos ऑलवेज निगेटिव, cos हमेशा निगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इज लेस देन 0 हो गया, इज लेस देन 0 हो गया। तो यहाँ पे ए बार डॉट बी बार इज लेस देन क्या हो गया, 0। तो मतलब क्या हो गया कि 0 टू पाई हम जब कंडीशन देखते हैं तो ऐसे वक्त यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा होता है यानी ऑब्ट्यूस होता है, क्या होता है, ऑब्ट्यूस होता है, तो ऐसे वक्त हमें जो आंसर मिलना है दैट इज इन निगेटिव फॉर्म। वो कौन सा मिलना है, निगेटिव फॉर्म मिलना है। ठीक है ना बच्चों। तो अभी देखो स्केलर प्रोडक्ट लेना है। दो वेक्टर्स हमें पर्टिकुलर फॉर्म में दिए गए हैं, जैसे आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में दिए गए हैं। जैसा देखो बच्चों अभी क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप। क्यों लिखा है ऐसा, क्या रीजन होगा? क्योंकि आपको पता है ये दोनों में होने वाला एंगल 0 डिग्री रहेगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। और आपको पता है जब एंगल 0 होता है तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आंसर मॉड ऑफ आई कैप होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ जे कैप होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ के कैप होल स्क्वायर आएगा ऐसे, क्योंकि दोनों में एंगल 0 डिग्री है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, मॉड ऑफ आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस है। What is meant by I cap? I cap is the unit vector along the x axis. What is j cap? J cap is the unit vector along the y axis. And what is k cap? It is the unit vector along z axis. So it's a unit vector and a magnitude 1 है, तो यहाँ पे 1 square 1 square 1 square हो गया ऐसे, is equals to नहीं दूंगा मैं यहाँ पे, तो ये इनका आंसर बन गया। ठीक है, तो ये सबका आंसर कितना हो गया, 1। सो ऑलवेज वी रिमेंबर दिस कंडीशन दैट इफ वी टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर, यदि सेम यूनिट वेक्टर है और उनका यदि आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो आंसर हमेशा 1 मिलना है। आंसर हमेशा क्या मिलना है, 1। अभी देखो सेकेंड कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, आई कैप डॉट जे कैप
इज इक्वल्स टू हो सकता है आई कैप डॉट के कैप, इज इक्वल्स टू होगा के कैप डॉट जे कैप। क्यों ऐसा लिखा है? इसका आंसर हमें 0 मिलना है। क्यों मिलना है? बिकॉज वी नो आई कैप इज द यूनिट वेक्टर along the x axis, j cap is the unit vector along the y axis, and k cap is the unit vector along the z axis. And we know that all these axes are mutually perpendicular to each other. ये जो एक्सिस होते हैं ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब एंगल कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री है तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होना है? 0 होना है। सो आंसर कितना बन गया? 0। क्लियर? ये हमेशा हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी देखो यहाँ पे समझ लो ए बार है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ऐसा एक वेक्टर है। और दूसरा वेक्टर है समझ लो b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। और हमें यदि a बार डॉट b बार चाहिए तो क्या करोगे आप? ए बार डॉट बी बार चाहिए तो ये दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप रहेगा ऐसे डॉट डॉट b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप होगा ऐसे। तो देखो बच्चों अभी क्या होगा, आपको तो पता है आई कैप डॉट जे कैप क्या रहेगा? 0 बराबर है आई कैप डॉट आई कैप ओनली क्या रहेगा? 1। तो ये 1 b1 बन गया, बाकी इसका ये दोनों के कॉम्बिनेशन पे 0 होगा। जे कैप का इसके साथ और इसके साथ कॉम्बिनेशन 0 होगा। और यहाँ पे a2 इंटू क्या बनेगा हमारा? a2 इंटू b2। और जे कैप डॉट जे कैप कितना हो गया? 1। और उसी तरीके से यहाँ पे a3 b3। तो यदि दो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं और उनका यदि डॉट प्रोडक्ट चाहिए तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये दोनों में जो एंगल है वो एंगल कैसे रहेगा? तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है? जैसे a बार डॉट b बार अपॉन मॉड ऑफ a बार इंटू मॉड ऑफ b बार होता है। तो a बार डॉट b बार का मतलब हो गया a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 हो गया है। और रूट मॉड ऑफ a बार का मतलब हो गया रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ओ सॉरी, यहाँ पे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा के लिए ये बन गया हमारा फॉर्मूला। क्लियर बच्चों? तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। अभी चाहिए हमें प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन किस तरीके से होता है? प्रोजेक्शन में भी प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार होता है। देखो किसके ऊपर किसका प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है वलसावली, यू नो शैडो। जैसा मैं खड़ा हूँ यहाँ पे तो आपको ये वीडियोस में मेरी जो शैडो है इधर साइड में दिखाई दे रही है, तो ये मेरा हो गया प्रोजेक्शन। तो वही हमें देखना है। पी क्यू बार है और पी आर बार है, ऐसे दो वेक्टर से समझ लो। कौन से? फिर से देखो, अच्छे से देखना है बच्चों। यहाँ पे ये पी क्यू बार है और पी आर बार है, ऐसे दो वेक्टर्स हमने लिए हैं ऐसे। ओके, तो ये पी आर पी क्यू इस तरीके से पॉइंट लेता हूँ मैं, ठीक। और ये समझ लो इसके अलॉन्ग क्या है? ए बार है और इसके अलॉन्ग है बी बार। और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ। ये तो एक्यूट एंगल के लिए हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए होगा। ऑब्ट्यूस एंगल के लिए मैंने पहले बोला था, जैसे यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम हम निकालते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से निकाला है, चलेगा। आर पॉइंट और ये बन गया हमारा क्यू पॉइंट और ये पी पॉइंट। तो इसे मैंने इसे एक्सटेंड किया हुआ है और यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला हुआ है। This is the foot of the perpendicular drawn from the point P on this PQ। तो हमें अभी क्या चाहिए? ये PR का प्रोजेक्शन चाहिए, इसके ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए। तो इस तरीके से रहेगा ना प्रोजेक्शन, समझ लो। यहां से यदि लाइट आ रहा है तो इसका प्रोजेक्शन इस तरीके से आएगा। और ये जो प्रोजेक्शन है हमने कंसीडर किया है मॉड ऑफ PS बार। क्या कंसीडर किया है? मॉड ऑफ PS बार। और मॉड ऑफ PS बार कैसे रहेगा? देखो बच्चों, यहाँ पे एक थीटा है,
और ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। cos थीटा क्या बोलता है, तो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी पीएम अपॉन हाइपोटेनस दैट इज मॉड ऑफ बी बार हो गया। ये बन गया हमारा cos ऑफ थीटा, ये बन गया हमारा cos ऑफ थीटा। तो पीएम क्या हो गया, पीएम इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी बार इंटू cos ऑफ थीटा हो गया। ऐसे हुआ या नहीं हुआ है, हुआ है। तो ये जो पीएम है तो ये प्रोजेक्शन नहीं बन गया हमारा, इसके अलॉन्ग रहेगा, इसके क्या रहेगा, अलॉन्ग रहेगा, अलॉन्ग रहेगा। तो पीएस क्या बन जाएगा हमारा, दैट इज मॉड ऑफ बी बार इंटू cos ऑफ थीटा, इस तरीके से। या तो यम यदि है तो यहां पे यम भी बोल सकते हैं, यम भी बोल सकते हैं। पीएम लिया है, ठीक है बच्चों, पीएम लिया है तो पीएम की वैल्यू क्या हो गई, मॉड ऑफ बी बार इंटू cos ऑफ थीटा हो गया, हो गया ऐसे। अभी हमें क्या चाहिए, स्केलार प्रोडक्ट चाहिए, स्केलार प्रोजेक्शन। देखो बच्चों पहले बोला था मैंने कि इस तरीके से होता है, स्केलार प्रोजेक्शन ऑफ बी बार। ये जो बी बार है इसका प्रोजेक्शन हमें किसके ऊपर चाहिए, ए के ऊपर चाहिए। स्केलार प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, तो क्या होगा, यहां पे होगा मॉड ऑफ पी एम बार। मॉड ऑफ पी एम बार का मतलब क्या है, मॉड ऑफ बी बार इंटू cos ऑफ थीटा है। ऐसे है या नहीं है, है। अभी हमें इसे थोड़ा सा फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो समझ लो मैंने यदि मॉड ऑफ ए बार यहाँ पे लिया है मॉड ऑफ बी बार इंटू cos ऑफ थीटा, तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए बार से डिवाइड करोगे, क्योंकि मॉड ऑफ ए बार की टर्म तो ज़्यादा की ली है आपने। तो यहाँ पे क्या होगा, तो मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू cos ऑफ थीटा का मतलब हो गया ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार, हो गया ऐसे। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार यदि बोला जाता है तो ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। और ये क्या है, स्केलार प्रोजेक्शन है, क्योंकि इसमें जो आंसर आने वाला है दैट इज द रियल नंबर है। अभी हमें चाहिए वेक्टर पोजीशन, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। हमें यदि वेक्टर प्रोजेक्शन चाहिए, क्या चाहिए, वेक्टर प्रोजेक्शन, तो क्या होगा यहाँ पे मॉड ऑफ पी एम बार इंटू ए कैप, इंटू क्या होगा, ए कैप। और पता है आपको कि मॉड ऑफ पी एम बार को किस तरीके से लिख सकते हैं हम, तो दैट इज ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार, ऐसे लिख सकते हो। और ए कैप का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या बनने वाला है, फिर से ध्यान दो अच्छे से। तो ए बार डॉट बी बार हो गए ऐसे, और ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ ए बार मीन्स मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर। तो ये हो गया वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। तो आंसर आ गया ए बार डॉट बी बार डॉट ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर। जब वेक्टर बोला जाएगा तो आंसर वेक्टर के फॉर्म में आने वाला है। स्केलार प्रोजेक्शन बोला जाएगा तो आंसर रियल नंबर में आना है। तो अभी देखो यहाँ पे मैं यदि चेंज करता हूं ए बार ऑन बी बार, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपली वी रिप्लेस, इसे रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। तो फॉर्मूला आएगा इसके लिए ए बार डॉट बी बार वही रहेगा, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कोम्यूटेटिव। और यहाँ पे बचेगा मॉड ऑफ बी बार, क्या रहेगा, मॉड ऑफ बी बार। वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्या होगा, तो यहाँ पे ए बार डॉट बी बार एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे मॉड ऑफ अभी क्या रहेगा, यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे बी बार ऑन ए बार बोला जाए तो यहाँ पे क्या रहेगा, बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर रहेगा। तो ये बन गया वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, ये बन गया स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, और यहाँ पे बी बार ऑन ए बार। तो इसमें कंफ्यूजन मत होने दो। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, ये हमारे रीडर में नहीं है लेकिन इसका यूज है। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो लेंगे पहले, और बाद में फिर हम जाएंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे, जैसे डायरेक्शन एंगल्स है, डायरेक्शन रेशोज है,
डायरेक्शन कोसाइंस है। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट यानी जो अगला लेक्चर है उसके ऊपर हम इनके ऊपर जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो लेंगे, और उसके बाद फिर लेंगे कौन सा, तो डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह लेंगे। ठीक है बच्चों।